हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 26 जून 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उन सभी प्रमुख न्यूज़ को लिया जाएगा जो आज के न्यूज़पेपर में हेडलाइंस बनी हुई हैं, चाहे वो नेशनल पेज हो, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, बिजनेस या फिर एडिटोरियल। एडिटोरियल पेज के तीनों आर्टिकल को भी डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। जरूरी नहीं कि आप हर फील्ड में अच्छे हों, परंतु कोई एक तो फील्ड ऐसी होगी जिसमें आप पक्के खिलाड़ी होंगे। यानी अगर हम स्टूडेंट के तौर पर देखें तो कई सब्जेक्ट होते हैं जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो, लेकिन कोई एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें आप महारत रखते होंगे, यानी वो सब्जेक्ट आपका बहुत स्ट्रांग होगा। इसलिए इसमें इसलिए बोला जा रहा है कि हो सकता है कि आप हर फील्ड में ना अच्छे हों, यानी मैथ, जीएस, जीके, इंग्लिश, लेकिन हो सके रीजनिंग में आप बहुत अच्छे हों, तो रीजनिंग में आप बचे हुए नंबर को खूब अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पॉइंट पॉइंट नंबर का भी फर्क पड़ता है। तो रीजनिंग अगर आपकी बहुत अच्छी है तो आप एक पॉइंट नंबर से मेरिट में कई लोगों के ऊपर आ सकते हैं। अब चलिए आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले है नेशनल न्यूज़। नेशनल न्यूज़ तीन है हमारी। पहली न्यूज़ है प्रधानमंत्री आज शुरू करेंगे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। दूसरी न्यूज़ है स्वस्थ होने वालों की दर है 57.43%। ये कोरोना से रिलेटेड न्यूज़ है। और तीसरी न्यूज़ है सरकार ने आवास परियोजनाओं के लिए समय सीमा बढ़ाई है। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। कोरोना संकट काल में छाई अनिश्चितता से दुनिया घिरी हुई थी। बड़ी तादाद में रोजगार छिनने की आशंका थी। तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ दूसरे राज्यों के प्रवासियों को वापस लाने की मुहिम छेड़ी, बल्कि साथ ही उन्हें रोजगार मुहैया कराने की कसरत भी शुरू कर दी थी। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की, तो योगी ने उसी तर्ज पर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का ताना बाना बुन लिया। तब इतने कम समय से 1 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित कर चुकी योगी सरकार के मेगा शो में इस महत्वपूर्ण अभियान का शुभारंभ शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कोविड-19 ने सामान्य श्रमिकों और खासकर प्रवासी कामगारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इसके विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार लौट सके हैं। इसके चलते सरकार के सामने कोविड-19 से निपटने के साथ ही प्रवासी और ग्रामीण श्रमिक कामगारों को मूलभूत आवश्यकता की वस्तुएं और आजीविका के साधन उपलब्ध कराने की चुनौती आ खड़ी हुई है। इसे देखते हुए भारत सरकार ने विभिन्न सेक्टरों को सहारा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। नेक्स्ट न्यूज है स्वस्थ होने वालों की दर में 57.43%, यानी कि इसमें काफी सुधार हो रहा है। भारत में गुरुवार को कोरोना के एक दिन में करीब 17,000 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 4.73 लाख हो गई है, जबकि इस संक्रमण से जान गंवाने वालों की कुल संख्या 15,000 के करीब पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मरीजों के स्वस्थ होने की दर सुधरकर 57.43% हो गई है। देश में अब तक 2,71,696 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल 1,86,514 मरीजों का उपचार चल रहा है और एक मरीज देश छोड़कर चला गया है। गुरुवार को एक दिन में इस बीमारी के 13,012 मरीज स्वस्थ हुए हैं। देश में प्रति 1 लाख की आबादी पर इस समय संक्रमण के 33.39 मामले हैं, जबकि वैश्विक आंकड़ा प्रति लाख आबादी पर 120.21 का है। मंत्रालय द्वारा गुरुवार सुबह 8 बजे तक जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार एक दिन में सर्वाधिक 16,922 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या 4,73,105 हो गई है। 418 और लोगों की मौत के साथ मृतकों की कुल संख्या 14,894 पर पहुंच गई है। यह लगातार छठा दिन है जब कोरोना वायरस के 14,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। 20 जून को देश में 14,516 नए मरीज सामने आए थे। इसके बाद 21 जून को 15,413, 22 जून को 14,821, 23 जून को 14,933 और 24 जून को 15,968 नए मरीज सामने आए थे। नेक्स्ट है सरकार ने आवास परियोजनाओं के लिए समय सीमा बढ़ा दी है।
सरकार ने मकान खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए आवास परियोजनाओं को पूरी करने को लेकर समय सीमा 6 महीने के लिए बढ़ा दी है। इसके जरिए यह सुनिश्चित किया गया है कि कुछ देरी हो लेकिन मकान खरीदारों को फ्लैट मिल जाए। कोविड-19 महामारी के कारण निर्माण कार्य प्रभावित होने को देखते हुए यह राहत दी गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने समाचार फाउंडेशन के निदेशक बी.एन. कुमार के आवेदन पर कहा गया है कि कोविड-19 के कारण रियल एस्टेट परियोजनाओं का जो काम चल रहा था वह थम गया है। पत्र में लिखा गया है कि श्रमिकों के बड़े पैमाने पर अपने घरों को लौटकर अपने सामानों की आपूर्ति व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित होने से निर्माण कार्य पर प्रतिकूल असर पड़ा है। गैर सरकारी संगठन द्वारा मीडिया को जारी पत्र में पीएमओ ने कहा, श्रमिकों के अक्टूबर-नवंबर में होने वाले त्योहारों से पहले लौटने की संभावना कम है। ऐसे हालात में रियल एस्टेट परियोजनाओं को पूरी तरह से काम शुरू करने में समय लगेगा। ये नेशनल पेज की 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में 2 न्यूज़ हैं हमारे लिए। पहली न्यूज़ है भारत चीन के बीच तनातनी का मुद्दा ब्रिटिश संसद में भी उठा, और दूसरी न्यूज़ है कोरोना, यहाँ पर होगा कोरोना के सफाई को पेरिस व मेलबर्न में होंगे लाखों टेस्ट। पहली न्यूज़ देख लेते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख की सीमा पर तनातनी को अत्यंत गंभीर और चिंताजनक बताते हुए कहा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए इस मुद्दे का समाधान करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ब्रिटेन इस मामले में नज़र बनाए रखे हुए है। ब्रिटिश संसद में के हाउस ऑफ कॉमन्स में बुधवार को साप्ताहिक आयोजन प्राइम मिनिस्टर्स कन्वेंशन के दौरान जॉनसन का यह पहला आधिकारिक बयान आया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद फिलिप डायमंड द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में यह उत्तर दिया है। डायमंड ने पूछा था कि एक तरफ एक राष्ट्रमंडल सदस्य और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र, वहीं दूसरी ओर एक ऐसा देश जो लोकतंत्र की हमारी धारणाओं को चुनौती देता है, इनके बीच टकराव का ब्रिटेन के हितों पर क्या असर होगा। इस पर जॉनसन ने तनातनी को बहुत गंभीर और चिंताजनक बताते हुए कहा कि संभवतः सबसे अच्छी बात यह है कि हम दोनों पक्षों को सीमा का मुद्दे को हल करने के लिए बातचीत करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। नई दिल्ली में बुधवार को विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और चीन पूर्वी लद्दाख के गतिरोध वाले बिंदुओं से सैनिकों को हटाने पर पहले बनी सहमति के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए तैयार है। दूसरी न्यूज़ है कोरोना के सफाई को पेरिस और मेलबर्न में होंगे लाखों टेस्ट। कोरोना वायरस के कहर से उबर रहे दुनिया के कई देशों पर महामारी के दूसरे दौर का खतरा मंडराने लगा है। इस खतरे को टालने के प्रयास में फ्रांस की राजधानी पेरिस में करीब 13 लाख लोगों की जांच की तैयारी है। इस बीच इस यूरोपीय देश की राजधानी पेरिस में पर्यटकों के लिए 104 दिनों बाद एफिल टावर्स को फिर खोल दिया गया है। इधर ऑस्ट्रेलिया में करीब 1 माह बाद कोरोना से पहली मौत होने से महामारी के दूसरे दौर की आशंका जताई जा रही है। स्वास्थ्य कर्मी संक्रमितों की पहचान के लिए मेलबर्न शहर के उपनगरों में 1 लाख से ज्यादा बंदिशों के घर घर जाकर कोरोना टेस्ट करेंगे। यूरोप में कोरोना महामारी से ब्रिटेन, स्पेन, इटली, जर्मनी और फ्रांस सबसे अधिक प्रभावित हैं। हालांकि अब इस देश में नए मामलों में निरंतर कमी देखी जा रही है। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ओलिवर वेरन ने गुरुवार को पेरिस में 13 लाख लोगों का टेस्ट कराए जाने का ऐलान किया है। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हमारे लिए 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है पावर सेक्टर की स्थिति नाजुक, रिफॉर्म, यहाँ पर होगा रिफॉर्म बेहद जरूरी। दूसरी न्यूज़ है निर्यातकों को चीन के खिलाफ माहौल कब मिलने लगा फायदा, यानी माहौल का मिलने लगा फायदा। 3 करोड़ टन से अधिक चीनी उत्पाद का अनुमान। पहली न्यूज़ से देखते हैं। पावर सेक्टर की स्थिति नाजुक, रिफॉर्म बेहद जरूरी। कोविड-19 की वजह से लागू लॉकडाउन ने देश के बिजली सेक्टर की स्थिति भी बेहद खराब कर दी है। राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों की माली हालत नाजुक हो चली है और कुछ डिस्कॉम में ट्रांसमिशन व डिस्ट्रीब्यूशन में होने वाली हानि का स्तर 47% तक पहुंच गया है।
इनका संयुक्त तौर पर नुकसान बढ़कर 94,000 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। इन हालात को सामने रखते हुए बिजली मंत्री आर के सिंह ने कहा कि पावर सेक्टर के लिए संशोधित इलेक्ट्रिसिटी विधेयक 2020 व नई टैरिफ पॉलिसी जरूरी हो गई है। सरकार जल्द ही इलेक्ट्रिसिटी विधेयक पर अध्यादेश भी ला सकती है। आर के सिंह ने गुरुवार को वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए बिजली कानून को लेकर जारी भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि कुछ तत्व इस विधेयक के बारे में आधारहीन सूचनाओं का प्रचार कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है, निर्यातकों को चीन के खिलाफ माहौल कब मिलने लगा फायदा। कोविड-19 की वजह से वैश्विक स्तर पर चीन के खिलाफ बनने वाले माहौल का फायदा भारतीय निर्यातकों को मिलने लगा है। चीन से सामान खरीदने वाले कई देश अब खरीदारों के लिए भारतीय निर्यातकों से संपर्क कर रहे हैं। गारमेंट्स, लेदर एवं इंजीनियरिंग गुड्स के निर्यातकों के पास इन दिनों यूरोप के कई देशों के साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों से खरीदारी के लिए पूछताछ आ रही है। निर्यातकों के मुताबिक चीन सालाना 2,500 यानी 2500 अरब डॉलर मूल्य का निर्यात करता है और अगर चीन का 1% निर्यात भी भारत की ओर शिफ्ट होता है तो भारत को 25 अरब डॉलर यानी लगभग 1.87 लाख करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिलेगा, जो भारतीय निर्यात का 8% है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष शरद कुमार सराफ ने बताया कि चीन के खिलाफ जो माहौल बना है, निश्चित तौर से उसका लाभ मिलने जा रहा है। तीसरी न्यूज है, 3 करोड़ टन से अधिक चीनी उत्पादन का अनुमान। गन्ना खेती, ये शुगर की बात हो रही है यहाँ पर, गन्ना खेती का रकबा अधिक होने और मानसून में अच्छी बारिश के चलते आगामी गन्ना पेराई सीजन के दौरान चीनी का उत्पादन 3.20 करोड़ टन होने का अनुमान है। गन्ने की पैदावार बढ़ने से एथेनॉल के उत्पादन में भी वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के उपग्रह आधारित सर्वेक्षण के आधार पर गन्ना पैदावार का अनुमान लगाया गया है। उसी के आधार पर चीनी व एथेनॉल के उत्पादन का अनुमान दिया गया है। इस्मा के अनुसार चालू पेराई सीजन शुरू होते वक्त चीनी का कैरी ओवर स्टॉक 1.15 करोड़ टन रहेगा, जो एक वर्ष पहले के 1.45 करोड़ टन से कम है। चालू पेराई सीजन में करीब 52 लाख टन चीनी का निर्यात होने का अनुमान है। तो ये बिजनेस पेज की 3 इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में हर बार की तरह 3 आर्टिकल हैं हमारे लिए। पहला आर्टिकल है, चीन को सही राह पर लाने का तरीका। अब जिस पंचशील समझौते से हमने चीन से धोखा खाया था, उसी को पुनः उठाकर यानी तिब्बत से अपने संबंधों को प्रमुखता देकर हम अपना हित साध सकते हैं। इस पर भारत सरकार को गौर करने की जरूरत है। इसी पर लिखा गया है यह आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर एवं वरिष्ठ स्तंभकार शरण शंकर द्वारा। दूसरी न्यूज है, स्वास्थ्य ढांचा सुधारने का सुनहरा मौका। भारत को आधुनिक चिकित्सा के साथ ही अपनी पारंपरिक चिकित्सा विधाओं को भी विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए, और इसी पर लिखा गया है यह आर्टिकल। और यह आर्टिकल लिखा है किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर सूर्यकांत द्वारा। तीसरा आर्टिकल है कि राजनीतिक कला। जिस तरीके से चीन की आक्रामकता को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार को घेर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कला ही दिख रही है। पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं, चीन को सही राह पर लाने का तरीका। लद्दाख में चीन के साथ विवाद को लेकर प्रधानमंत्री की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में माकपा नेता सीताराम येचुरी ने भारत सरकार को पंचशील पर चलने की सलाह दी है। किसी को सीताराम येचुरी से पूछना चाहिए था कि क्या वह जानते हैं कि उस समझौते में क्या था। चूंकि येचुरी की पार्टी माओ भक्त थी, इसलिए उनकी पार्टी के साहित्य में पंचशील होने का सवाल ही नहीं है। यही स्वतः प्रेरणा से उन्होंने पढ़ा हो तो उनके बयान से इसकी झलक नहीं मिलती कि पीकिंग यानी कि अब बीजिंग में 29 अप्रैल 1954 को हुआ यह समझौता भारत और तिब्बत के संबंध पर हुआ था। 1951 तक तिब्बत स्वतंत्र देश था, जब चीनी कम्युनिस्ट ने हमला कर उस पर कब्जा शुरू कर दिया। पंचशील समझौता स्वयं प्रमाण है कि भारत और तिब्बत के संबंध कितने स्थापित, खुले और पारस्परिक थे।
जिनमें चीन का कोई दखल नहीं था। इसी दखल का रास्ता खोलने को पंचशील को बहाना बनाया था। उंगली पकड़कर गर्दन पकड़ी गई। योचरी बताएं कि किसने पंचशील समझौते को रौंदा है। पंचशील समझौता दिखाता है कि भारत को तिब्बत पर अपनी साझी चिंताओं, व्यापारिक और सांस्कृतिक जरूरतों पर बोलने का पूरा अधिकार है। हमारे नेता और बुद्धिजीवी तिब्बत रीजन ऑफ चाइना की शब्दावली में सदैव चाइना पकड़ते हैं और तिब्बत भूल जाते हैं। होना उल्टा चाहिए। हम सदैव तिब्बत का नाम लें और चीन को टोकें। हमारा पड़ोसी देश तिब्बत रहा है, चीन उसके पार है। पंचशील समझौता होते समय उसकी चर्चा इसी नाम से होती थी। कई पत्र पत्रिकाओं में शीर्षक ही था भारत तिब्बत समझौता। चीन द्वारा 1951 में तिब्बत पर हमले के बाद ही विश्व जनमत ने भारत की ओर देखा था। तिब्बत से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला पड़ोसी देश भारत था। भारत द्वारा चीन का समर्थन करते रहने से ही दुनिया चुप रही, वरना तब तक चीन महाशक्ति तो क्या मान्यता प्राप्त देश भी नहीं था। जिस पंचशील से हमने धोखा खाया उसी को फिर से उठाकर यानी तिब्बत से अपने संबंध को प्रमुखता देकर हम सही मार्ग पर आ सकते हैं। आज तिब्बत असहाय लगता है, पर यदि भारत ने इसे विश्व मंच पर पुनः ला दिया तो ऐसा नहीं रहेगा। चीन सत्ता ने अपने देश में तानाशाही को औजार बनाया है, तो हम लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को बना सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है स्वास्थ्य ढांचा सुधारने का मौका। पूरी दुनिया इन दिनों कोविड-19 नामक महामारी से जूझ रही है। इसका इलाज खोजने के लिए विश्व भर के वैज्ञानिक रात दिन एक किए हुए हैं। उम्मीद की एक किरण नजर आई है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने इसकी आयुर्वेदिक दवा बनाने का दावा किया है। अगर यह कारगर होती है तो आयुर्वेद की महत्ता एक बार फिर स्थापित हो जाएगी। आयुर्वेद दुनिया की सबसे पुरानी चिकित्सा विधा है। आयुर्वेद को एक नया आयाम तब मिलेगा जब आज से लगभग 2600 वर्ष पहले सुश्रुत ने इसमें शल्य क्रिया जोड़ी थी। बाद में महर्षि चरक ने इसका काफी प्रचार प्रसार किया। सुश्रुत एवं चरक द्वारा बनाए गए मानक सूत्र पद्धतियों धीरे धीरे पूरे विश्व में विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के सूत्रधार बने। आज से 2300 वर्ष पहले ग्रीक के विद्वान हिप्पोक्रेटस ने भी चिकित्सा के कुछ सूत्र प्रतिपादित किए जो आगे चलकर आधुनिक चिकित्सा के आधार बने। इसके बाद में एथोलैपी मेडिसिन नाम दिया गया। 16वीं शताब्दी से आधुनिक चिकित्सा भारत में आई और धीरे धीरे भारत की मूल चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद कमजोर होती गई। आधुनिक चिकित्सा के आने के बाद इस विधा के मेडिकल कॉलेज भी खोलने की आवश्यकता पड़ी। आजादी के बाद स्वास्थ्य विभाग के विकास के लिए देश की पंचवर्षीय योजना में विभिन्न योजनाओं को शामिल किया गया, जिसके अंतर्गत स्तरीय सरकारी अस्पतालों का निर्माण तथा नए मेडिकल कॉलेज खोले गए। इसी क्रम में दिल्ली में आखिर भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था 1956 तथा चंडीगढ़ में 1962 में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की स्थापना की गई है। इसके पश्चात चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति काफी धीमी रही। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में 6 नए आयुर्विज्ञान संस्थानों की नींव रखी गई, जो 2012 में कार्यरत हो गए। वर्ष 2023 में एक और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की नींव रायबरेली में रखी गई। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की संख्या में उल्लेखनीय प्रगति 2014 से 2019 के बीच। इस दौरान 7 नए संस्थान प्रारंभ हुए तथा 14 नए संस्थानों को प्रारंभ करने की प्रक्रिया चालू की गई। विश्व स्वास्थ्य रैंकिंग में शीर्ष 10 स्थानों पर आने वाले देश में स्पेन, इटली, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रूस आज कोरोना वायरस के संक्रमण से बुरी तरह प्रभावित हैं। इन देशों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का आधारभूत ढांचा भारत से कहीं बेहतर है। फिर भी महामारी के चलते उनका जो मजबूत ढांचा भी ध्वस्त होता दिख रहा है। भारत को इससे सबक लेते हुए खास तौर पर ग्रामीण स्तर के स्वास्थ्य ढांचे पर विशेष ध्यान देना होगा। आधुनिक चिकित्सा के साथ साथ भारत की पारंपरिक चिकित्सा विधाओं को भी विकसित एवं मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये चिकित्सा विधाएं सिर्फ उपचार पर आधारित नहीं है, बल्कि बीमारियों से बचाव व
शरीर की रोगों के प्रति लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के सिद्धांत पर भी कार्य करती है। तीसरी न्यूज है यानी आर्टिकल है राजनीतिक कलह। चीन की आक्रामकता को लेकर मोदी सरकार को घेर रही कांग्रेस के लिए भाजपा के इस आरोप का जवाब देना कठिन हो सकता है कि आखिर राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से आर्थिक सहायता लेने की क्या जरूरत थी। यह महज राजीव गांधी के नाम पर बना फाउंडेशन नहीं है। यह वह फाउंडेशन है जिसकी मुखिया कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी और जिसके बोर्ड के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अन्य अनेक कांग्रेसी नेता शामिल हैं। इस तरह की किसी संस्था की ओर से किसी भी विदेशी दूतावास से धन लेना कई सवालों को जन्म देता है, और तब तो और भी जब वह विदेशी दूतावास चीन का हो। पता नहीं राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीनी दूतावास से धन लेना जरूरी क्यों समझा। यदि यह आवश्यक ही था तो फिर इस बारे में तभी पूरी सूचना सार्वजनिक की जानी चाहिए थी। अब तो आम धारणा तो यह बनेगी कि जब एक तरफ से कांग्रेस पार्टी ने गुपचुप रूप से चीन से धन लिया, ध्यान रहे कि यह धन तब लिया गया जब कांग्रेस केंद्रीय सत्ता का नेतृत्व कर रही थी। इस बारे में कांग्रेस अपनी सफाई में बहुत कुछ कह सकती है, लेकिन उससे संतुष्ट होना कठिन है। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में हमारे लिए एक न्यूज़ है और वो है कि बीसीसीआई ने पीसीबी से मांगी है गारंटी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ वसीम खान ने कहा है कि उन्होंने आईसीसी को पत्र लिखकर कहा है कि वह इस बात को आश्वस्त करें कि पाकिस्तान टीम जब भी टी20 कप 2021 और वनडे विश्व कप 2023 के लिए भारत जाएगी तो वीजा की कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने कहा है कि पीसीबी से इस बात की गारंटी ली जाए कि कोई आतंकी हमला नहीं होगा। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा कि आईसीसी के नियम साफ कहते हैं कि खेल को चलाने के किसी तरह का सरकारी दखल नहीं होगा। यही बात क्रिकेट बोर्ड पर भी लागू होती है और उसे भी सरकार के काम में दखल नहीं देना चाहिए। तो ये आज का यानी 26 जून 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।